मैथमेटिक्स की दुनिया का जगमगाता नाम, नामुमकिन को मुमकिन बनाना जिनकी है पहचान। गोल, सॉल्यूशन, मोटिवेशन और सक्सेस का दूसरा नाम RS राठौर लेकर आए हैं राठौर क्लासेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अब आप लोग जो हैं अभी हम लोग करंट अफेयर्स जो है डे बाय डे डिस्कशन कर रहे थे, बट हमने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया था कि अगले क्लास में मंडे को जो है वो प्रतियोगिता दर्पण डिस्कस करेंगे, बट किसी कारण से कल क्लास नहीं हो पाया। तो आज हम लोग अगस्त का जो लेटेस्ट मैगजीन है, अभी मार्केट में ये मैगजीन सबसे लेटेस्ट में है, जो है आपका अगस्त का। याद रखिएगा, प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसा मैगजीन है जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं, एक साल का मैगजीन अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आप अगर यूपीएससी, बीपीएससी मीन्स कि इंडिया सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, उसमें भी प्रतियोगिता दर्पण का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, एसएससी, रेलवे, तो हर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बट क्या है कि आज के जनरेशन में मीन्स कि आजकल का जो कल्चर है वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रतियोगिता दर्पण लोग कम पढ़ने लगे हैं। ऑनलाइन इतने ज़्यादा साइट्स हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट मैगजीन से आता है। मीन्स कि न्यूज़पेपर वाला ही कंटेंट होता है, साइट वाला ही कंटेंट होता है। सिर्फ साइट पे डे बाय डे करंट अफेयर्स है और यहाँ पे एक महीने का एक साथ करंट अफेयर्स दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आज याद रखिएगा, प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसा मैगजीन है जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, जेपीएससी का हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होता है। तो हम लोग शुरू करेंगे जो प्रतियोगिता दर्पण है अगस्त से, पूरा ऐसे ही अगस्त, जुलाई, जून हम लोग बैक में चलते जाएंगे। तो स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग ये मैगजीन पढ़ते हैं तो ठीक है, और अगर मैगजीन नहीं पढ़ते हैं तो मैगजीन कैसे पढ़ेंगे? मीन्स कि जब भी आप मार्केट से आज के बाद प्रतियोगिता दर्पण लाएंगे तो उसे कैसे स्टार्ट करेंगे? तो याद रखिएगा, जब आप प्रतियोगिता दर्पण खरीदिएगा तो लेने के बाद जब आप ये मैगजीन ले लीजिएगा तो लेने के बाद सबसे पहले एक पेज है, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय घटना चक्र, मीन्स की प्रतियोगिता दर्पण में बहुत सारे पेजेज होते हैं, बट आपके पॉइंट मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपको इस मैगजीन में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय घटना चक्र, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, आर्थिकी, नवीनतम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार इसको देख लीजिए कि आप जब मैगजीन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या पढ़िएगा? तो सबसे पहले आप पढ़िएगा राष्ट्रीय घटना चक्र। स्टार्ट किससे करना है? राष्ट्रीय से। राष्ट्रीय मीन्स कि एक महीने का जितना नेशनल इवेंट है वो सारा राष्ट्रीय में होगा। अंतरराष्ट्रीय मीन्स कि 1 मंथ का जो इंटरनेशनल इशू है वो इसमें होगा। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य मीन्स होता है जो बिजनेस रिलेटेड न्यूज होगा। नवीनतम मीन्स कि किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, कौन नए बने हैं, कोई फुल फॉर्म आया, कोई इंपॉर्टेंट डेट आया, तो उसको हम किस में पढ़ेंगे? नवीनतम। आप देखिएगा, अगर आप रेलवे का एग्जाम या एसएससी का एग्जाम, बैंक का एग्जाम, तो कुछ सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आते हैं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी आपके एग्जाम के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक पेज और भी इंपॉर्टेंट होता है,
उसका नाम क्या है? अस्मरणीय तथ्य। जैसे मान लीजिए कि अभी आपके पास कोई लेटेस्ट, जैसे आप दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके पास अब समय ही नहीं बचा है, अब इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ पाए। आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और आप चाहते हैं कि थोड़ा मार्क्स आपको आ जाए, तो याद रखिएगा ये स्मरणीय तथ्य जो पेज होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस मैगजीन का। स्मरणीय तथ्य में क्या होता है, तो जितना आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, पूरा प्रतियोगिता दर्पण का जो सार कहते हैं, जो समरी कहते हैं, वो पूरे 1 महीने का समरी इस 2 पेज पे होता है। स्मरणीय तथ्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को मिला के 2 पेज होता है, जो आप मतलब सबसे ज्यादा, अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और टाइम बहुत कम है, तो आप 1 साल का पूरा जितना भी स्मरणीय तथ्य है जरूर पढ़ लीजिए। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन उसी स्मरणीय तथ्य से होगा। तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये पेज जिसका नाम है स्मरणीय तथ्य। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पढ़ने के बाद, स्मरणीय तथ्य में पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सार संग्रह। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब एक बार फिर से आप लोग को बता दें कि पढ़ना क्या क्या है। तो जब मैगजीन लेंगे, आप मैगजीन को ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो अगर आपने मैगजीन नहीं लिया है तो आज मार्केट जाके अगस्त का मैगजीन ले लीजिए। करना क्या है, तो मैगजीन लीजिएगा, उसमें सबसे पहले क्या पढ़िएगा, राष्ट्रीय घटना चक्र, अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र, उसके बाद यहाँ पे खेल कूद होता है, स्पोर्ट्स के बारे में, नवीनतम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद आपका क्या होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्मरणीय तथ्य और सार संग्रह। ये सार संग्रह भी आपके रेलवे एसएससी के लिए भी, मतलब सार संग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय घटना चक्र कितने नंबर पेज पे है, तो 9 नंबर। तो हम लोग पेज नंबर 9 पे आ जाएंगे। देखिए आप लोग को हेडिंग दिख रहा होगा, राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब राष्ट्रीय घटनाक्रम में, अब जब राष्ट्रीय घटनाक्रम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क टीकाकरण का दायित्व किसने लिया, केंद्र सरकार ने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं कि आप लोग को सबको दिखे। अब देखिए आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने साल से ऊपर के सारे नागरिकों के लिए टीकाकरण जो है वो फ्री कर दिया है, ये फैसला किसका है, तो ये फैसला किसका है, केंद्र सरकार का। 18 साल से पूछ दिया जाएगा कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क टीकाकरण का दायित्व किसका है, केंद्र सरकार का है। इसमें कहा गया कि जो वैक्सीन बना है उसका 50% केंद्र खर्च करेगी, 25% कौन खर्च करेगी, राज्य सरकार, और 25% जो होगा वो अस्पतालों को। आप लोग को पता होगा कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को नरेंद्र मोदी के द्वारा पहला दिन डिसाइड किया गया था कि 21 जून से 18 साल के जितने भी ऊपर के लोग हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाके फ्री में टीका लगा सकते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई सर्विस को यूज करना चाहता है तो उसके लिए उनको 150 रुपया क्या देना होगा, चार्ज देना होगा।
अब आप लोग को बताना है कि इंडिया में कौन दो वैक्सीन है कोरोना वायरस के लिए। इंडिया में कौन दो वैक्सीन है कोरोना वायरस के लिए। देखते हैं कौन आंसर देते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस की जो दो वैक्सीन बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे और ऑक्सफोर्ड के द्वारा मिलके जो है, तो उस वैक्सीन का नाम आप लोग को बताना है कि कौन सी वैक्सीन है जिसको कोरोना के लिए कोविड-19 के मरीजों के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पे नीतीश कुमार का आंसर है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन सही है। एक वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन और एक का नाम है कोविशील्ड। याद रखिएगा, एक वैक्सीन है कोवैक्सीन और एक वैक्सीन है कोविशील्ड। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों फ्री में दिया जाएगा 18 साल से एवब के इस जितने भी व्यक्ति हैं। ये अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी का किया गया। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो वैक्सीन का खर्च है ये कैसे कैसे शेयर होगा, तो इसका 50% कौन खर्च करेगा? राज्य सरकार। 25% कौन करेगा? 50% सेंट्रल, 25% स्टेट और बाकी का जो 25% है वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो। तो याद रखिएगा 50, 25, 25 आपके एग्जाम में पूछेगा कि इंडिया में कौन दो वैक्सीन दिए जा रहे हैं 18 साल से ऊपर, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन। याद रखिएगा इसका खर्च कैसे कैसे होगा, तो 50% केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकार और 25% जो है वो हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो। यहाँ पे पूछ दिया जाए कि यहाँ पे जो अनाउंसमेंट किया गया, तो ये अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी ने क्यों किया, तो जो विपक्ष था वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वैक्सीन को लेके, इसलिए ये अनाउंसमेंट किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए यहाँ पे है कि 21 जून 2021 को ये शुरू की गई है। इसमें सबसे पहले कहा गया कि यहाँ पे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल को ये कहा गया कि आप जो है मतलब पैसा ले सकते हैं, 150 रुपया कहा गया कि लिया जा सकता है। अब उसके बाद आप लोग को पता है कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की खुली बैठक, परिसीमन के पश्चात वहां चुनाव कराने का आदेश। अब बात यहाँ पे हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो आप लोग सबको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल कितना को हटा दिया गया, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। 2 साल हो गए हैं आर्टिकल 370 को हटे हुए। तो आप लोग को बताना है कमेंट करके कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद क्या बेनिफिट्स हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। आर्टिकल 370 में क्या था जिससे हम लोग को फायदा हुआ है आर्टिकल 370 हटने के बाद। आप लोग को बताना है आर्टिकल 370 और 35A जो दोनों जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया गया है, हटा दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A दोनों हटा दिया है। तो 370 और 35A के हटने के बाद हम लोग को क्या बेनिफिट्स हुआ, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक जो है वो समझौता माना जाता है जम्मू कश्मीर का, से जो आर्टिकल 370 है और 35A है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक फायदा क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाके वहां बिजनेस नहीं कर सकता था, वहां का विधानसभा जो होता था वो अलग होता था, तो वहां बिजनेस करना या कोई वहां जाके शादी नहीं कर सकता था, वहां कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, तो ये सारे अधिकार अब मिल गए। अब कोई वहां प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जाके शादी कर सकता है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ये सारे छूट मिल गए आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटने के बाद। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो 370 और 35A हटा है उसके कितने साल पूरे हुए, तो याद रखिएगा 2 साल पूरे हो गए। कितने साल पूरे हुए? 2 साल पूरे हुए। ये फैसला किसने लिया था, तो ये फैसला किसने लिया था, तो ये फैसला लिया था नरेंद्र मोदी। अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो क्या आंसर दीजिएगा? बिल्कुल, वहां पे अब जमीन भी, प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, वहां बिजनेस भी कर सकता है, इससे हम लोग का उद्योग बढ़ेगा। मतलब एक जम्मू कश्मीर एक अलग क्षेत्र हो जाता था, वो नहीं होगा। तो ये सारे फायदा जो है वो होगा। सोनू कश्यप बोल रहे, मनोज सिन्हा
बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% नीतीश सही है। मनोज सिन्हा आपके गवर्नर है, मतलब सॉरी उपराज्यपाल है जम्मू एंड कश्मीर के। ये दूसरे उपराज्यपाल है। सबसे पहले बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद कौन बने? तो गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद बने मनोज सिन्हा। अगर आपके एग्जाम में अब यहाँ से सवाल क्या क्या आएगा कि अब जम्मू कश्मीर राज्य है कि नहीं, तो जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है, अब ये यूनियन टेरिटरी हो गई है। और अब हमारे देश में जो 29 स्टेट थे उसकी संख्या घट के अब कितनी हो गई? 28। तो अब यहाँ से पूछ देगा कि जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा तो कौन कौन व्यक्ति पार्टिसिपेट्स किए थे। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति पार्टिसिपेट्स किए थे। तो नरेंद्र मोदी तो थे ही, नरेंद्र मोदी के साथ साथ यहाँ पे कौन थे? गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री कौन थे? अमित शाह। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके पास एक और कौन सी मिनिस्ट्री है। अमित शाह जो गृह मंत्री है इनके पास और कौन सी मिनिस्ट्री है। यहाँ पे बोले विक्रांत का अकाउंट ब्लॉक है, विक्रांत कुमार गुप्ता या कुछ विक्रांत से देखे तो उसका ब्लॉक अनब्लॉक से ब्लॉक मतलब ब्लॉक हटा दीजिए। यहाँ पे बिल्कुल सही है, सहकारिता मंत्रालय सोनू कश्यप का, विक्रांत का, रॉय मैथमेटिक्स जो है सहकारिता मंत्रालय है। अमित शाह के साथ साथ उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। आपके एग्जाम में पूछ देगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो आपको आंसर देना होगा कि अजीत डोभाल। प्रधानमंत्री तो जान ही रहे कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ में कौन कौन गए हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद थे प्रधान सचिव, नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव हैं पीके मिश्रा, केंद्रीय गृह सचिव है अजय भल्ला। अब दे देगा आपके एग्जाम में कि होम मिनिस्टर कौन है, तो अमित शाह। होम सेक्रेटरी कौन है, तब आंसर होगा अजय भल्ला। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। होम सचिव, होम जो सचिव है मीन्स कि गृह सचिव जो है अजय भल्ला है। गृह मंत्री अमित शाह और गृह सचिव अजय भल्ला, ठीक है ना। तो पूछ देगा आपके एग्जाम में, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A में जो हटाया गया तो कौन कौन व्यक्ति ने पार्टिसिपेट्स किया। तो याद कैसे रखना है, नरेंद्र मोदी तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ अमित शाह है, उसके बाद सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल और साथ साथ कौन है? अजय भल्ला। तो आपको इस चारों ऑप्शन को बनाना है कि नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे, अजीत डोभाल थे, आपका जो है अजय भल्ला। ये चारों लोग मिलके जो है ये आपका हटाया गया क्या, तो जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 और आपका आर्टिकल 35A। उसके बाद इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के, नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने भी, वहां की जो महबूबा मुफ्ती आप लोग को पता होगा कि अध्यक्ष थी, गुलाब नबी आजाद, ये लोगों ने भी पार्टिसिपेट्स किया। बट ये नाम आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सारे भूतपूर्व रह चुके हैं, मतलब जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री या भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इसलिए आपको एग्जाम में अजीत डोभाल का नाम याद रखना है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजय भल्ला, ये चार नाम आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यही है कि आपका हटाया गया है। इससे क्या होगा फायदा, सरकार केवल वहां चुनाव कराना चाहती है और लोकतंत्र को, वहां राजनीतिक को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। उसके बाद है 108 अन्य रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने रक्षा उत्पादों पर प्रतिबंध लगा है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा 108। सही आंसर क्या होगा, तो 108 याद रखिएगा,
108 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध जो है मतलब 108 में जो लगाया गया है ये 31 मई 2021 को लगाया गया है। इसमें 3.5 टन वजन वाले हेलीकॉप्टर्स, मिनी यूपीएससी, माइन प्रोडक्ट्स, मतलब आपके एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा कि किस किस पे, आपके एग्जाम में सवाल होगा कि रक्षा उत्पाद के कितने उत्पाद के आयात पे प्रतिबंध लगाया गया है, तो आंसर होगा 108। आपके एग्जाम में नेक्स्ट सवाल पूछेगा कि 108 जो हथियारों पे जो आपका रक्षा उत्पादों पे प्रतिबंध लगाया गया है, तो रक्षा मंत्री कौन है? कमेंट करके बताना है कि रक्षा मंत्री कौन है। रक्षा मंत्री कौन है बताइए, आप लोग को बताना है रक्षा मंत्री कौन है। और एक चीज और याद रखिएगा, राजनाथ सिंह, सोनू कश्यप, रॉय, बिल्कुल राजनाथ सिंह सही है। तो रक्षा के उत्पाद 108 पे प्रतिबंध लगाया गया है। इस 108 के आयात पे जो प्रतिबंध लगाया गया है, ये प्रतिबंध कितने साल के लिए लगा है? तो याद रखेगा 4 साल के लिए लगा है। ये प्रतिबंध कितने साल के लिए लगा है? तो ये प्रतिबंध 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, ये फैसला 9 अगस्त 2020 को जारी किया गया था कि 108 जो उत्पाद है उस पे प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। तो इससे आपके एग्जाम में 2 सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहला सवाल होगा कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कितने उत्पाद पे बैन लगा? 108। आयात पे रोक लगाया गया कितने साल के लिए? 4 साल। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण के परीक्षण किए गए हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा पिनाका रॉकेट को किसने लॉन्च किया? तो याद रखेगा पिनाका को किसने लॉन्च किया? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्वदेशी निर्मित, अपने देश के द्वारा निर्मित एक रॉकेट लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? पिनाका। पिनाका क्या है? तो पिनाका रॉकेट है। किसने लॉन्च किया? DRDO, जो 1958 में बना है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। तो पूछ दिया जाए कि DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अभी कौन स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया है? तो पिनाका। कहां से लॉन्च हुआ है? तो ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत रेंज, ITR का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा है। इंटीग्रेटेड याद रखिएगा टेस्ट रेंज, हिंदी में होता है एकीकृत परीक्षण रेंज। तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसका परीक्षण किया गया। किसका? तो पिनाका रॉकेट का। तो याद रखना है DRDO ने अभी स्वदेशी निर्मित रॉकेट बनाया है जिसका नाम है पिनाका। पूछ दिया जाए पिनाका रॉकेट का परीक्षण कहां से किया गया? तो ओडिशा के चांदीपुर से ITR के तहत, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के तहत। इसका फायदा क्या होगा? तो ये जो है लॉन्चर जो है अलग अलग दूरियों पर स्थित रह के निशाना बना सकता है। इसका ये बेनिफिट्स है। इसका यह जो नाम मतलब पिनाका जो नाम है वो भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पे लिया गया है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पिनाका नाम कैसे लिया गया, पिनाका नाम किसके नाम पे लिया गया? तो जो पिनाका नाम है, ये जो देखिए यहाँ पे धनुष पिनाका के नाम पे लिया गया है। धनुष किसका है? तो पूछ देगा कि किस भगवान के नाम पे स्वदेशी निर्मित पिनाका का नाम है? तो भगवान शंकर का धनुष पिनाक है, उसी के नाम पे है। और ये अमार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टिमेशन हाई एनर्जी लेबोरेटरी द्वारा नागपुर में इसका निर्माण मतलब जो बनाया जा रहा है पिनाका, उसमें मदद कर रहा है कौन? तो HEMRL, फुल फॉर्म है HEMRL का आपका हाई एनर्जी मैंटी रिसर्च लेबोरेटरी। ये फुल फॉर्म है किसका? तो HEMRL का। याद रखिएगा पिनाका कैसा रॉकेट है? स्वदेशी है, भगवान शंकर के नाम पे रखा गया है। इसको हेल्प कौन कर रहा है? तो इसको हेल्प कर रहा है अमार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट असेसमेंट और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। अग्नि P मिसाइल का परीक्षण किया गया। अब यहाँ पे सिंपल सा बात है, अग्नि है जो मिसाइल है
मिसाइल हो, रॉकेट हो, ये सब का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया जाता है? तो डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने अग्नि-P को लॉन्च किया ओडिशा के बालासोर तट पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था, व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। ओडिशा में पहले व्हीलर द्वीप था, पूछ दिया जाएगा कि व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके क्या किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम किया गया है। इससे क्या अग्नि-P का सफल परीक्षण किया गया? अग्नि-P 28 जून 2021 को। पूछ दिया जाए कि अग्नि-P जो है वो कैसा मिसाइल है? तो ये अत्याधुनिक उन्नत मिसाइल है। मीन्स की इस जो हाई टेक्नोलॉजी होती है, ये हाई टेक्नोलॉजी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। आपके एग्जाम में पूछेगा अग्नि-P का परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने किया। कहां से किया? ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम से। पूछा जाएगा कितना रेंज है? तो 1000 से 2000। रेंज क्या होता है? तो रेंज का मतलब है कि इसकी मारक क्षमता, कोई भी दुश्मन, अगर कोई भी दुश्मन आएगा तो उस दुश्मन को 1000 से 2000 की दूरी में ये मार सकता है। रेंज का मतलब ये होता है। उसके पहले जो है अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-1 का पहले से परीक्षण हो चुका है। अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-3, अग्नि-4 और अग्नि-5 याद रखिएगा। पूछ दिया जाए कि अग्नि कितने लॉन्च हो चुके हैं? 4। अग्नि-P का रेंज 1000 से 2000 है और ये कैसा मिसाइल है? तो सरफेस टू सरफेस। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब सतह से सतह कोई भी दुश्मन आएगा तो उसको मारने में ये क्या है? सक्षम है। याद रखिएगा। उसके बाद है पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत। पहला जो है स्वदेश निर्मित, पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत अगले वर्ष भारतीय नौसेना को प्राप्त होने की संभावना है। पूछ दिया जाएगा कि विक्रांत क्या है? तो विक्रांत स्वदेश निर्मित, मतलब जो विक्रांत है वाहक युद्धपोत, जो विक्रांत विमान वाहक है, ये स्वदेशी है, मतलब अपने देश के द्वारा निर्मित है। तो विक्रांत अगले वर्ष भारतीय नौसेना को प्राप्त होने की संभावना है। पूछ दिया जाए कि आईएनएस विक्रांत क्या है? तो स्वदेशी निर्मित ये युद्धपोत है, स्वदेश के द्वारा, मतलब अपने देश के द्वारा बनाया गया, जो 2022 तक प्राप्त होने की संभावना है। पूछ दिया जाए कि विमान वाहक जो युद्धपोत विक्रांत बन रहा है, इसको कौन बना रहा है? तो इसको बना रहा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कौन? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। पूछा जाएगा किसके द्वारा बनाया जा रहा है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। यह देश का पहला स्वदेशी, याद रखिएगा, देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत होगा। यह देश का मतलब पहला स्वदेशी है, हमारे देश में बना हुआ पहला जो विमान है युद्धपोतक है, जो पहला है, जो किसी देश के हेल्प से नहीं बनाया गया है। याद रखिएगा। और ये जो है नौसेना की समुद्र में सबसे शक्तिशाली परिसंपत्ति होगा। आपके एग्जाम में पूछेगा कि इंडिया का स्वदेशी बना हुआ विमान का नाम क्या है? तो इंडिया का स्वदेशी बना हुआ विमान का नाम क्या है? विक्रांत। पूछ दिया जाए कि विक्रांत जो है ये कब तक मिल जाएगा, नौसेना में शामिल हो जाएगा? 2022 तक। समुद्र में जो सबसे शक्तिशाली जो परिसंपत्ति होगा MiG-29 कोमोव, ये सबसे ये हाई क्वालिटी का जो है वो विमान है। ठीक है। उसके बाद है इसका जो अवलोकन है, इसको 25 जून 2021 को रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। याद रखिएगा। पूछा जाएगा किसका अवलोकन कब हुआ? तो 25 जून 2021 को किसके द्वारा? रक्षा मंत्री के द्वारा है। ये युद्धपोत इस विमान वाहक से युद्धों की जो नौसेना के पास है 2 विमान हो जाएगा। आईएनएस 2017 में शामिल हो चुका है, आईएनएस विराट। अभी विक्रांत शामिल होने वाला है, आईएनएस विक्रांत 2022 में।
ये नौसेना में शामिल होगा और नौसेना में 2017 में पहले शामिल था आईएनएस विराट। ठीक है, तो आईएनएस विराट जो है अब ये नौसेना के पास अब एक ही विमान वाहक है आईएनएस विक्रमादित्य, जिसे नवंबर 2013 में शामिल किया गया था। तो याद रखना है 2022 तक मिल जाएगा कौन सा विमान, तो आईएनएस विक्रांत। कौन सा विमान, आईएनएस विक्रांत, देख सकते हैं आप लोग। ये आपका आईएनएस विक्रांत है, इसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो आपका ये परीक्षण कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। तो आईएनएस विक्रांत यहाँ पे याद रखिएगा, आईएनएस विक्रांत अब नौसेना में शामिल हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल हो जाएगा कब तक, 2022 तक। और जो आईएनएस विक्रांत है, ये एक स्टूडेंट कह रहे कि 70% विक्रांत इंडिया, हाँ बिल्कुल, इसमें स्वदेशी निर्मित है, मतलब स्वदेश अपने ही देश के द्वारा बनाया गया है। बट इसमें जो कुछ आपके टेक्नोलॉजी यूज हुए हैं उसमें ब्रिटेन का हेल्प लिया गया है, बट बनाया गया है इंडिया के द्वारा। कुछ इक्विपमेंट जो है वो ब्रिटेन से खरीदे गए हैं, कुछ इक्विपमेंट जो है वो ब्रिटेन से खरीदे गए हैं। यहाँ पे 40 वर्षों की सेवा के पश्चात हाइड्रोग्राफिक्स सर्वेक्षण पोत आईएनएस संधायक नौसेना से सेवा मुक्त। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी कौन सा विमान वाहक है जिसको डीकमीशन किया गया, डीकमीशन मतलब होता है कि उसको बर्बाद कर दिया गया, अब वो सेना के कोई काम का नहीं रहा, तो याद रखिएगा आईएनएस संधायक। क्या नाम है, तो याद रखिएगा आईएनएस संधायक को 4 जून 2021 को डीकमीशन कर दिया गया। डीकमीशन का मतलब होता है कि उसको मतलब अब ये सेना में शामिल नहीं है, हट गया सम्मान पूर्वक। विशाखापट्टनम में इसको जो है डॉकयार्ड्स में इसको जो है आपका डीकमीशन किया गया, जिसमें आपके ऑफिस फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इंचार्ज अजेंद्र बहादुर सिंह थे। पूछ दिया जाएगा कि आईएनएस संधायक को अभी आईएनएस संधायक क्यों चर्चा में रहा, तो आईएनएस संधायक अब नौसेना में शामिल नहीं रहेगा, इसको डीकमीशन कर दिया गया। कब, तो 4 जून 2021 को। कहां पे, तो विशाखापट्टनम पे। कहां पे, तो विशाखापट्टनम पे। ये जो है सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक, सबसे पुराना, याद रखिएगा, सबसे, कहीं लिखा होगा, हाँ यहाँ पे सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था। ये सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था जिसको विशाखापट्टनम में क्या किया गया, डीकमीशन कर दिया गया। डीकमीशन कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पे अंडमान निकोबार के अतिरिक्त पर 200 से अधिक बड़े अनेक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कर चुका है। उसके बाद ये आपका 2000 में सुनामी जो आया था उसमें भी ये नौसेना की मदद कर चुका है। टोक्यो ओलंपिक का क्वेश्चन भी लाएं। विक्रांत टोक्यो ओलंपिक का कल करवाएंगे, कल का क्लास जो है कैंसिल हो गया, इसलिए कल जो है वो टोक्यो ओलंपिक का जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हम लोग डिस्कस करेंगे कल। आपका लिस्ट आया है विश्व के 1300, विश्व का कितना, तो 1300 हाई जो स्कूल होता है, हाई शैक्षणिक संस्थान होते हैं, उसमें भारत के मात्र 35 संस्थान है। मतलब विश्व का जो 1300 है, उस 1300 में मात्र कितने शैक्षणिक संस्थान भारत के हैं, 35। ये रिपोर्ट किसका है, क्यूएस। क्यूएस का फुल फॉर्म होता है, क्यूएस का फुल फॉर्म है क्वाड्रेटिक सिम्बॉन्स, ठीक है। क्वार्क वाली साइंडम्स है, ये एजेंसी है जो प्रति वर्ष जो हायर एजुकेशन है उस संस्थान का लिस्ट जारी करती है, जिसमें विश्व का कितना कॉलेज शामिल था, तो विश्व का 1300 कॉलेज शामिल था। विश्व का 1300 कॉलेज, जिसमें मात्र 35 संस्थान इंडिया के हैं। बिल्कुल जितना भी है आपका
आगे जितना भी मंथ है आएगा वो सबका होगा। बैक में हम लोग कम से कम 6 महीने का बैक का करेंगे और आने वाले हर मंथ का ये मैगजीन आपका होगा। हर मंथ का, कोई ऐसा मंथ नहीं होगा जैसे ही मैगजीन आया, अगस्त तो अभी कवर कर दे रहे हैं, फिर अब सितंबर का मैगजीन 10 तारीख को आता है, तो फिर जैसे ही मैगजीन आएगा सितंबर, फिर अगला मैगजीन अक्टूबर, ये हर महीने आपका चलते रहेगा। तो पूछ दिया जाए कि विश्व का जो क्यूआर जो रैंकिंग जारी हुआ है क्यूएस, उसमें कितने यूनिवर्सिटी हैं? 1300 हैं। उसमें इंडिया का कितना है? तो इंडिया का मात्र 35 संस्थान है। देखिए इस 35 में आईआईटी बॉम्बे टॉप पे है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईसी जो है बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की, दिल्ली और जेएनयू। मतलब इंडिया की टोटल कितनी है? तो इंडिया के टोटल 35 संस्थान हैं। कितने में? तो 1300 में जो 35 संस्थान है, उस 35 में टॉप 10 का दिया हुआ है। टॉप 10 में पूछ देगा कि इंडिया का पहला बताइए, इंडिया का पहला टॉप में कौन है? तो आईआईटी मुंबई, ये आपका टॉप पे है। रैंक देख लीजिए, ये आपका इंडिया में नंबर 1 है, बट आईआईटी बॉम्बे 20 में कैमे नंबर पे है, 117। दिल्ली का 185वां स्थान है, बेंगलुरु का 186वां, आईआईटी मद्रास का 255वां, कानपुर का 277वां। तो याद रखिएगा आईआईटी मुंबई पहला है, आईआईटी मुंबई पहले स्थान पे है, बट विश्व में ये 117 स्थान पे है। तो आपके एग्जाम में पूछ देगा क्यूएस रैंकिंग में कितने शैक्षणिक संस्थान शामिल हुए हैं? 1300। इंडिया का कितना है? 35। टॉप 1 पे कौन है? आईआईटी बॉम्बे, कैमा स्थान है? तो इसका 117वां स्थान है। इसका कैमा स्थान है तो इसका 117वां स्थान है। और ये टॉप पे देख लीजिए, ये रैंकिंग जो है, ये रैंकिंग किस आधार पे की गई है? तो वहां का जो फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो है, कि वहां के फैकल्टी स्टूडेंट का क्या रेशियो है, उसके आधार पे, फैकल्टी स्टूडेंट के रेशियो के आधार पे, वहां के परफॉर्मेंस क्या था आधार पे, वहां के ग्रेड पे आधार पे, वहां का मतलब 8 पैरामीटर से उसके आधार पे। और टॉप पे कौन है? तो एमआईटी अमेरिका, सब कोई जानते होंगे एमआईटी के बारे में। तो टॉप पे क्यूएस रैंकिंग में टॉप पे कौन है? एमआईटी। सेकेंड पे कौन है? ऑक्सफोर्ड। और थर्ड पे कौन है? स्टैनफोर्ड। याद रखिएगा, फर्स्ट में जो टॉप 3 है उसमें 2 यूएस की है, 1 यूके की है। तो एमआईटी यूएस के टॉप पे रही। पूछ दिया जाए कि क्यूएस रैंकिंग में टॉप पे कौन रहा? एमआईटी। सेकेंड पे कौन रहा? ऑक्सफोर्ड। और थर्ड पे कौन रहा? स्टैनफोर्ड। ठीक है, थर्ड पे स्टैनफोर्ड और थर्ड पे 2 है कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड, ये दोनों का थर्ड पोजीशन रहा, फोर्थ पोजीशन नहीं है। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये 5वें नंबर पे रही। याद रखिएगा, पूछ देगा कि वर्ल्ड की टॉप 10 में 10 जगह किसका रहा? 10th। तो 10th रहा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो अमेरिका। ठीक है, तो याद रखिएगा एमआईटी जो यूएस की है ये टॉप पे रही आपका क्यूएस रैंकिंग में। इंडिया का आईआईटी बॉम्बे टॉप पे रही इंडिया में, और विश्व में इसका 117वां स्थान है, 117th स्थान है। उसके बाद है हम लोग ने पढ़ा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल हुआ। मींस कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उस कैबिनेट मिनिस्टर में बहुत ज्यादा चेंजेज हुए हैं, बहुत सारा चेंजेज हुए हैं। यहाँ पे 7 जुलाई पूछ देगा कि नरेंद्र मोदी ने किस डेट को कैबिनेट मिनिस्टर का जो है वो फेरबदल किया। तो यहाँ से डेट इंपॉर्टेंट है, 7 जुलाई 2021। 7 जुलाई 2021 को नरेंद्र मोदी ने जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत सारा चेंजिंग किया है, बहुत सारा चेंजिंग किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी पूछ दे, आपके एग्जाम में एक सवाल आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम में, क्योंकि आप लोग प्रधानमंत्री तो जान ही रहे, साथ में पेंशन इन्हीं के पास है। पेंशन किनके पास है? तो
प्रधानमंत्री हैं, पेंशन भी है, परमाणु ऊर्जा भी इन्हीं के पास है, नरेंद्र मोदी अंतरिक्ष विभाग इन्हीं के पास है, और जितने भी मतलब कोई ऐसा कैबिनेट मिनिस्टर जो एलोकेट नहीं किया गया है वो भी नरेंद्र मोदी, मतलब एटॉमिक एनर्जी नरेंद्र मोदी के पास है, पेंशन नरेंद्र मोदी के पास है, पब्लिक ग्रीवांसेस मतलब कोई हमको शिकायत है सरकार के खिलाफ या किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ तो हम कंप्लेन कर सकते हैं, और कोई ऐसा मिनिस्ट्री जो एलोकेट नहीं हुआ है वो भी किसके पास है, नरेंद्र मोदी के पास है। राजनाथ सिंह कौन है, तो रक्षा मंत्री, अमित शाह कौन है, तो गृह मंत्री तो थे ही, साथ में सहकारिता मंत्री और दे दिया गया, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, मनसुख मांडविया रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा आदिवासी मंत्री हैं, पीयूष गोयल ये वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली और साथ साथ कपड़ा मंत्री भी है, स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, नारायण राणे एमएससी मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये सामाजिक न्याय मंत्री है, पशुपति पारद पेट्रोलियम मंत्री हैं, ये सारा हम लोगों ने डिस्कशन किया है एक बार, तो इसको जब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं तो आप लोग को एक बार देख लेना है। हम लोगों ने ट्रिक भी बताया था कि कैसे आप कैबिनेट मिनिस्टर का नाम याद रखें, तो एक पूरा सेशन कैबिनेट मिनिस्टर पे है, इसलिए हम यहाँ पे जो है आप लोग को सिर्फ 2-4 बता दिए हैं डिस्कशन के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर जितने चेंज हुए हैं इसमें आपको याद रखना चेंज कब हुआ, तो 7 जुलाई 2021 को हम लोगों ने कैबिनेट मिनिस्टर डिस्कशन किया है, एक थंबनेल भी है डाला हुआ यूट्यूब पे, तो आप उससे देख सकते हैं। नेक्स्ट है इटली के 2 नौसैनिकों की गोली से भारतीय मछुआरे की मौत से संबंधित 9 वर्ष पुराना मामला समझौते के पश्चात अदालत में बंद हुआ। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में सवाल क्या क्या पूछेगा, तो आपके एग्जाम में सवाल होगा कि कौन सा 2 देश के बीच जो है मछुआरों का विवाद चल रहा था, तो इटली और भारत के बीच विवाद चल रहा था, जो विवाद क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, कितने साल के बाद, तो 9 साल के बाद बंद कर दिया है। इटली के ध्वज वाले एक तेल टैंकर एमवी एनरिका, पूछ देगा एमवी एनरिका कहाँ का तेल टैंकर है, एमवी एनरिका, तो आंसर क्या हो जाएगा, इटली, इटली का तेल टैंकर है जिसका नाम है एमवी एनरिका, ठीक है। इसमें 2 नौसैनिकों द्वारा भारत के विशिष्ट आर्थिक जोन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 2 मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसपे केस चल रहा था जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने बंद कर दिया है। तो याद रखिएगा पूछा जाए कि कौन 2 देश के बीच, तो इटली और भारत किस चीज को लेके मछुआरों की हत्या कर दी गई थी, तो उसका केस बंद कर दिया गया, कितने साल के बाद, तो 9 साल के बाद ये केस बंद किया गया है। अब बोलेंगे कि 9 साल के बाद केस बंद क्यों किया गया, तो दोनों के बीच समझौता हुआ, गलती दोनों के तरफ से थी, ये सर्वोच्च न्यायालय ने प्रूफ कर दिया, इसलिए ये बंद कर दिया गया है। पूछा जाए कि इटली के विदेश मंत्री कौन है, तो इटली के विदेश मंत्री है लुइगी दी मायो, इटली के विदेश मंत्री याद रखिएगा कौन है, तो इटली के विदेश मंत्री हैं लुइगो डी मायो, लुइगी डी मायो जो है वो इटली के कौन है, तो इटली के कौन है, विदेश मंत्री, इटली के कौन है, विदेश मंत्री। इसमें क्या हुआ, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 4-4 करोड़ दोनों मछुआरों को, जो मछुआरे हैं उनके बारिशों को, तथा 2 करोड़ नौका मालिक को दिया जाए। पूछ दिया जाएगा कि इटली और भारत का जो 9 साल का नौसैनिक जो फैसला था उसको अदालत ने सुना दिया, वो बंद कर दिया, और इस फैसला में क्या अनाउंसमेंट किया गया, तो जो मछुआरा का बारिश है उनको 4 करोड़ रुपया दिया जाए, और जो मालिक थे उनको कितना पैसा दिया जाए, 2 करोड़। तो ये भी पूछ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बारिशों को कितना, तो 4 करोड़, और मालिक को कितना, 2 करोड़, ये राशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा कर दी जाएगी, ठीक है ना। और ये मिलेगा किसको, तो बारिश को, जब उनका बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो ये पैसा उनको रिटर्न कर दिया जाएगा।
स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कारों में इंदौर व सूरत संयुक्त रूप से पहले स्थान पे। आपके एग्जाम में पूछेगा कि स्मार्ट सिटी में टॉप पे कौन रहा, तो याद रखिएगा स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कार में टॉप पे कौन रहा, तो एक इंदौर और एक सूरत। एक कौन रहा, इंदौर और एक सूरत, ये दोनों पहले स्थान पे ये स्मार्ट सिटी में रहा। सिटी में पूछेगा तो इंदौर सूरत बनाइएगा, बट राज्य में पूछेगा तो आंसर आपका यूपी होगा। राज्य में पूछेगा तो आंसर यूपी। आपके एग्जाम में पूछ देगा कि स्मार्ट सिटी में टॉप स्टेट कौन है, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ सीएम है, आनंदीबेन पटेल वहां की गवर्नर है। पूछ देगा कि अमृत का फुल फॉर्म क्या है, तो अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हम लिख देंगे अमृत क्या है, तो अमृत एक योजना है जिसमें कहा गया कि इंडिया को पूरी तरह से स्वच्छ बनाना है। ठीक है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का 6वां वर्षगांठ मनाया गया, जिसमें सरकार ने अनाउंस किया कि जो ये स्मार्ट सिटी होंगे जहां स्वच्छता ज्यादा होगा उनको ये सम्मान दिया जाएगा। ये सम्मान जो है अर्थव्यवस्था मतलब किस किस के आधार पे, तो सामाजिक पहलू, गवर्नेंस, कल्चर, शहरी वातावरण, स्वच्छता के आधार पे, पेयजल के आधार पे ये पुरस्कार अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो अनाउंस किए गए। देख सकते हैं 6th एनिवर्सरी है आपका अमृत का स्मार्ट सिटी मिशन प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना का, मतलब स्मार्ट सिटी का और प्रधानमंत्री शहरी योजना दोनों का 6वां साल पूरा हुआ है। पूछ दिया जाए कि अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा ऐसा स्कीम स्टार्ट किया गया है जिसका 6 साल पूरा हुआ है, तो आंसर होगा स्मार्ट सिटी मिशन और प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना। पूछ दिया जाएगा कि आवास मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। आवास मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। ये है हमारे देश के आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी। इसमें पहला स्थान किसको मिला, तो इंदौर और सूरत को। केंद्र शासित में टॉप पे कौन रहा, तो केंद्र शासित में टॉप पे रहा चंडीगढ़। स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार अहमदाबाद, वाराणसी और रांची। पूछ देगा कि स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार 6वां एनिवर्सरी पूरा होने के उपलक्ष्य पे किसे मिला, तो ये मिला अहमदाबाद, वाराणसी और रांची को। अहमदाबाद, वाराणसी और रांची को। स्मार्ट सिटी विकसित करने में राज्यों में पहला स्थान किसका रहा, यूपी का, दूसरा रहा मध्य प्रदेश का और तीसरा रहा तमिलनाडु का। याद रखिएगा राज्य में यूपी, एमपी, तमिलनाडु, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, केंद्र शासित में चंडीगढ़ और सर्वोच्च सिटी में इंदौर और सूरत। कितने साल पूरे हुए, 6 साल। याद हो गया होगा आप लोग को। उसके बाद है स्वर्ण कलाकृतियों व आभूषणों की हॉल मार्किंग अनिवार्य की गई। जैसे आप लोग जानते होंगे कि गोल्ड जो होता है उसमें एक आपका जनरल गोल्ड होता है 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट और एक हॉलमार्क की ज्वेलरी होती है। तो हॉलमार्क का एक बेनिफिट्स क्या है, तो आप हॉलमार्क को जो मार्केट का गोल्ड का करेंट प्राइस है, जो भी गोल्ड का करेंट प्राइस है आप उस पर चाहें तो जब चाहे सेल कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें कुछ मतलब हर दुकान का अलग अलग रेट नहीं होता, इसमें मिलावट नहीं होता हॉलमार्क के ज्वेलरी में। तो ऐसा कहा गया है कि अब अगर कोई भी दुकान होगा इंडिया के अंदर, जितने भी गोल्ड के सेलर है सारे दुकान को हॉलमार्क का ही गहना बेचना होगा, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है सरकार के तरफ से। ये आपका पूछ दिया जाए कि जो गोल्ड का चेकिंग होगा कौन करेगा, तो BIS भारतीय मानक ब्यूरो, ये स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग जो है वो कंपलसरी की गई है 16 जून 2021 से। याद रखिएगा कब से कंपलसरी की गई, तो 16 जून 2021 से कहा गया कि अगर कोई भी बेचने वाला या खरीदने वाला वही गहना बेचेगा खरीदेगा जो हॉलमार्क का होगा। ये फैसला किसने लिया है, भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, तो ये फैसला क्यों लिया गया, तो ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता था कि मान लीजिए कि हम कहीं से गांव से या कहीं से गहना लिए तो मिलावट ज्यादा है, तो वहां पे मिलावट ज्यादा हो गई, जब हम बेचेंगे तो पैसा कम मिलेगा, तो हम ठगी का शिकार हो गए। तो इसी को रोकने के लिए ये लिया गया है, कंपलसरी किया गया 16 जून 2021 को।
इसमें 14, 18, 22 कैरेट के जो है वो गहने आएंगे, बट जितने भी होंगे सब पे हॉलमार्क कंपलसरी होगा। 40 लाख से कम के वार्षिक बिक्री वाले आभूषण विक्रेताओं को इसमें अभी छूट दी गई है। पूछ दिया जाए कि जो ये 16 जून 2021 से हॉलमार्क कंपलसरी किया गया है, इसमें अभी छूट किसको दिया गया है, तो वैसे दुकानदार जिनका 40 लाख से कम बिक्री है, वैसे दुकानदार को अभी छूट दी गई है। अभी, हमेशा के लिए नहीं, बट अभी छूट दी गई है जिनका 40 लाख से कम जो है वो सेल है। अब उसके बाद क्या है कि कारों के जो कार का नाम सुने होंगे कि कभी एक्सीडेंट हो जाए तो एयर बैग्स होते हैं कि वो खुल जाए, तो कारों के आगे की दोनों सीटों पर एयर बैग लगाने का जो समय था उसको 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। एक पहले था कि 31 अगस्त 2021 तक सरकार ने कहा था कि 21 अगस्त 2021 तक सारे जितने भी हैं सबको जो है वो कंपलसरी होगा सीट बेल्ट। पहले डेट क्या था 31 अगस्त 2021, अब उसको क्या कर दिया है 31 दिसंबर 2021 कि कोई भी कार अगर बनाएगा तो उसमें जो है जितने निर्मित होंगे वो मॉडल्स, वो जैसे 2022 में अगर कोई कार अगर हम खरीद रहे हैं तो कार के दोनों सीट में, आगे का जो दोनों सीट होगा वहां एयर बैग कंपलसरी होगा। इसका डेट 31 अगस्त 2021 था, उसको बढ़ा के दिसंबर 2021 कर दिया। आपके एग्जाम में पूछेगा कि कारों के दोनों सीटों से एयर बैग्स का डेट बढ़ा के क्या किया गया है, तो 31 दिसंबर 2020। पहले ये था 31 अगस्त, अब 31 दिसंबर हो गया है। इसके से फायदा क्या होगा, तो 1 जनवरी 2022 से जितने पुराने मॉडल्स हैं वो और आगे के जितने मॉडल्स हैं सब में एयर बैग्स कंपलसरी होगा। इससे जब एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट में जो डैमेज है, जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ शेष पृष्ठ 20 पर, जो राष्ट्रीय घटना चक्र है उसका शेष कितना पे है, 20 पे। तो हम लोग पेज नंबर 20 पे आ जाएंगे। अब पेज नंबर 20 है, देखिएगा 20 पे क्या है, अदालत की अवमानना मामले में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुम्मा को 15 माह का कारावास। आपके एग्जाम में पूछ देगा कि जैकब जुम्मा कौन है, तो याद रखिएगा जैकब जुम्मा कौन है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनको 15 माह का, थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, 15 माह का क्या मिला, तो 15 माह का कारावास दिया गया है जैकब जुम्मा को। किस लिए, तो भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण इनको ये जो है 15 महीने का कारावास दिया गया। आपके एग्जाम में पूछेगा जैकब जुम्मा का संबंध किस देश से है, दक्षिण अफ्रीका, किस कारण से इनको 15 महीने का कारावास मिला, तो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होने के कारण। बार बार इनको मतलब संवैधानिक कोर्ट बुला रहा था बट ये जा नहीं रहे थे, जिसकी वजह से इनको 15 महीने का जो है ये आपका क्या सुनाया गया, कारावास। अमेरिका के बाद रूस भी अब मुक्त आकाश संधि से अलग हुआ। आपका ओपन स्काई ट्रीटी है, तो ओपन स्काई ट्रीटी में अमेरिका जो है ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो गया था। अब रसिया भी जो है ओपन स्काई ट्रीटी से क्या हो चुका है, बाहर। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि ओपन स्काई ट्रीटी क्या होता है, तो ओपन स्काई ट्रीटी होता है कि जैसे ड्रोन से हम किसी देश पे नजर रख सकते हैं, किसी भी चीज से, स्काई से, आकाश से नजर रखना ओपन ड्रोन ट्रीटी होता है। तो इससे अमेरिका पहले हटा था, अब और कौन देश हट गया, रसिया। रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा कि हम जो है इस संधि से अपने आप जो है वो बाहर होना चाहते हैं। तो पूछ दिया जाए कि ओपन स्काई ट्रीटी में कौन दो देश संधि से बाहर हो गए हैं, तो अमेरिका और रसिया। कौन दो देश बाहर हो गए हैं, तो अमेरिका और रसिया। उसके बाद है ओपन स्काई ट्रीटी, एक बहुपक्षीय संधि है, मतलब बहुत सारे देश इसमें आ सकते हैं।
फिनलैंड में हेलसिंकी में 1992 में यहाँ पे संधि हुआ था, जिसमें 34 देश इस संधि में शामिल थे। 34 देश इस संधि में शामिल थे, जिससे फायदा क्या होता था, तो विमानों पर या किसी भी चीज पर निगरानी रखना आसान होता था। तो 2 देश ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो गए हैं, एक अमेरिका और एक क्या, रसिया। उसके बाद है उत्तराखंड में, आप लोग को पता ही है कि फिर से भाजपा की सरकार बनी थी, तीरथ सिंह रावत, बट वो भी रिजाइन दे दिए। तो अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी देख लीजिए, ये पुष्कर सिंह धामी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, और इनको शपथ दिला रही हैं कौन, बेबी रानी मौर्य। तो पूछ दिया जाएगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। शपथ किसके द्वारा ग्रहण करवाया जा रहा है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। ठीक है, ये 11वें मुख्यमंत्री हैं 45 साल के पुष्कर सिंह धामी। पूछ दिया जाएगा कि उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी का कैमा स्थान है, तो ये 11वें मुख्यमंत्री हैं और इस राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि पुष्कर सिंह धामी 11वें मुख्यमंत्री हैं और सबसे कम उत्तराखंड में सबसे कम उम्र में बनाए गए हैं। उसके बाद एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, प्रभाष जोशी पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट, मतलब मध्य प्रदेश का खेल पुरस्कार है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मीन्स कि सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये अवार्ड जो है, पुरस्कार दिया जाता था, जिसमें जो अमाउंट है सारे जितने भी हैं 1-1 लाख जो दिया जाता था एकलव्य में, विक्रम पुरस्कार में, लाइफ टाइम अचीवमेंट में, अब उसको बढ़ा के 2-2 लाख रुपया कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा खेल को प्रोत्साहन देने के लिए जो खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार का पुरस्कार था, उसकी इनाम राशि 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दी गई है। और साहसिक खेल, जैसे समुद्र पे आधारित खेल है विक्रम और एकलव्य, उसमें प्रति वर्ष दिए जाते थे 10 विक्रम पुरस्कार, अब उसकी संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है। ठीक है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे पुरस्कार, खेल पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया है। मध्य प्रदेश, या 1 लाख से 2 लाख जो पुरस्कार की राशि हुई है वो किस राज्य में हुई है, मध्य प्रदेश। और 10 संख्या थी जिसमें एकलव्य पुरस्कार दी जाती थी, अब उसकी संख्या को बढ़ा के कितनी कर दी है, 12। तो आप लोग का राष्ट्रीय घटना चक्र, जो प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय घटना चक्र था, वो खत्म हो गया। अगर राष्ट्रीय घटना चक्र में किसी स्टूडेंट को समझने में कोई दिक्कत है तो वो पूछ लीजिए कमेंट करके, फिर हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र में डिस्कशन करेंगे, अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र का। राष्ट्रीय घटना चक्र आपका हो गया। अगर आपको राष्ट्रीय घटना चक्र समझने में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, हम लोग फिर अंतरराष्ट्रीय जो है उसको हम, आप लोग जब मैगजीन खरीदेंगे तो आपके सामने ही रहेगा, तो वहां पे आप अच्छे से देख सकते हैं। आप लोग का कोई डाउट नहीं है। देखिए अब लिखा है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, देख लीजिए राष्ट्रीय घटनाक्रम से बहुत ज्यादा, जैसे अब अग्नि से था, कोविड से आपका क्वेश्चन था, रक्षा उत्पाद से क्वेश्चन था। तो राष्ट्रीय में हम लोग एक जगह, जैसे आप नोट्स क्या कीजिए कि पीडी ले लीजिए और अंडरलाइन करते जाइए, कि एक बार जब पढ़ के एक बार ओवरऑल पढ़ लीजिए और पढ़ के अंडरलाइन करते जाइए। जब आप एग्जाम दीजिएगा तो आपका अंडरलाइन होगा, बस उसी को थ्रू आउट पढ़ लेना है और एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कर देना है। अब अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र है, तो अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र का पहला है कि भारत 3 वर्ष के लिए जो है वो आपका इकोसॉक का सदस्य निर्वाचित हो गया है। भारत कितने साल के लिए, तो भारत 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, तो भारत 3 साल के लिए इकोसॉक का सदस्य बना है। अब आपके एग्जाम में इकोसॉक का फुल फॉर्म पूछे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोसॉक का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोसॉक में भारत की सदस्यता 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2024 तक होगी। इकोसॉक क्या है, तो 54
कंट्री का 54 कंट्रीज का ये समूह है। इकोसॉक 54 कंट्रीज का ये समूह है जिसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष किया जाता है। 1945 में ये गठित हुआ है। 54 सदस्य हैं। इसमें 14 सीटें अफ्रीकी देशों के लिए, 11 एशियाई देशों के लिए, 6 यूरोप के लिए, 10 लैटिन अमेरिका के लिए, 13 सीटें पश्चिम यूरोप के लिए ये जो है फिक्स है। जिसमें भारत जो है एशिया प्रशांत से आपका 3 साल के लिए सदस्य चुना गया है। किससे? तो आपका 22-24 के एशिया प्रशांत से। पूछ देगा कि इसॉक का फुल फॉर्म क्या है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसॉक कभी क्यों चर्चा में है, तो एशिया प्रशांत से भारत को 3 साल के लिए शामिल किया गया है। इसमें इसॉक में कितने कंट्रीज हैं, तो 54 देश है। कब गठन हुआ, तो 1945 में। इस 54 में 14 सीटें अफ्रीका के लिए, 11 एशिया के लिए, 6 यूरोप के लिए और 10 लैटिन अमेरिका और 13 सीटें पश्चिम यूरोप के लिए शामिल है। यहाँ पे याद रखना है आपको। पूछा जाएगा कि ये फैसला कब लिया गया, तो 7 जून को ये लिया गया। इसमें 3 अन्य देश अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान, इसोक, चारों देश ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, ये लोग 31 दिसंबर 2021 में ये जो है यहाँ पे सदस्यता जो है इनकी समाप्त हो जाएगी। तो याद रखिएगा भारत 2023 तक सदस्य बन गया। अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबनॉन व संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य होंगे। आप लोग सुरक्षा परिषद का नाम तो सुने ही होंगे। सुरक्षा परिषद बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन, जिसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। तो इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशन के। इसमें 193 कंट्रीज का ये समूह है, 193 देश का। तो उस 193 देश में अभी जो है अल्बानिया को, ब्राजील को, गेबनान को, घाना को और संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 ऐसे 10 सदस्य हैं। मतलब हर साल 5 सदस्य को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है 2-2 साल के लिए। तो 2 वर्ष 1 जनवरी 2022 से 2 वर्ष के लिए ये सदस्यता इनको मिला है। पूछ देगा कि अभी यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य का नाम बताइए। तो एक तो हो गया अल्बानिया, दूसरा ब्राजील, तीसरा गेबनान, चौथा घाना, 5वां संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ये 5 ऐसे देश हैं जो अस्थायी सदस्य बने हैं। अस्थायी सदस्य बने हैं किसके, तो अस्थायी सदस्य बने हैं सुरक्षा परिषद के। पंद्रह सदस्य सुरक्षा परिषद में 5 देश एस्टोनिया, नाइजर, आपके सेंट विसेंट, ग्रेनाइड्स, ट्यूनिस या वियतनाम का ये जगह लेंगे। ये जो 5 देश जमा हो रहे हैं ये जगह लेंगे किसका, एस्टोनिया का, नाइजर का, ट्यूनिस या वियतनाम का। इसके जगह पे ये 5 साल के लिए आ रहे हैं। और भारत भी वर्तमान में 1 जनवरी 2021 से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। भारत 8वीं बार, याद रखिएगा यहाँ पे ये पॉइंट, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। पूछ देगा कि भारत कैमी बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना, तो भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना। ये 2 साल के लिए सदस्यता मिली है जो 2022 तक रहेगी। तो याद रखिएगा, पूछ दिया जाए कि यूनाइटेड नेशन में अस्थायी और अस्थायी सदस्य मिला के कितने होते हैं, 15, जिसमें से 5 जो है अस्थायी सदस्य अभी बनाए गए हैं। कौन कौन, तो आपके 5 अस्थायी सदस्य बने हैं जिनका नाम है अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गेबनान और यूएई। और सुरक्षा परिषद का सदस्य भारत भी रह चुका है, अभी है भी, और वो 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। 2022-23 के लिए चुने गए 5 देशों में अल्बानिया ही अकेला ऐसा देश है जो इससे पूर्व कभी भी सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं रहा।
पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा देश है जो पहली बार चुना गया है, तो पहली बार चुना गया अल्बानिया। अल्बानिया एक ऐसा देश है जो पहली बार चुना गया, आज तक सुरक्षा परिषद का वो सदस्य नहीं है। ब्राजील 10 बार सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है, लेबनान और घाना भी 3 बार और यूएई भी 1 बार। 5 देश है, अल्बानिया, यूएई, घाना, तो उसमें घाना और लेबनान जो है 3-3 बार रह चुके हैं। ब्राजील 10 बार रह चुका है, जो यूएई है वो 1 बार रह चुका है। अल्बानिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पहली बार चुना गया। 5 अस्थायी सदस्य देख लीजिए, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये हमेशा रहेंगे। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इनका मेंबरशिप कभी भी समाप्त नहीं किया जाएगा। जो 22 तक समाप्त हो रहा है उसमें कौन कौन है? भारत, कीनिया, आयरलैंड, नॉर्वे और मैक्सिको, इनका 2022 तक समाप्त होगा। और 2023 में अल्बानिया, ब्राजील, लेबनान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात, जिसमें अल्बानिया पहली बार शामिल हुआ है, जिसमें अल्बानिया क्या हुआ है? पहली बार शामिल हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन ब्रिटेन के कॉर्नवाल में संपन्न। आपके एग्जाम में पूछेगा कि G7 है वो कहाँ होगा, तो G7 कहाँ होगा? ब्रिटेन में होगा। ब्रिटेन में कहाँ होगा? कॉर्नवाल। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 7 डेवलप्ड कंट्री का समूह है, 7 विकसित देश का समूह है, जिसका नाम है G7, जिसका मीटिंग कहाँ होगा? ब्रिटेन के कॉर्नवाल में। ब्रिटेन के कहाँ पे? कॉर्नवाल में होगा, ब्रिटेन के कॉर्नवाल में। ब्रिटेन के कॉर्नवाल में होगा G7 का। G7 के सभी सदस्य, मतलब G7 में कौन कौन से कंट्रीज हैं? तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भाग लेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। याद कैसे करेंगे कि G7 में कितने कंट्रीज हैं? तो याद रखेगा क, अ, जाज, इफ्राबी। क, अजाज, इफ्राबी से याद रखेगा। क से कनाडा, क से क्या हो जाएगा? कनाडा। अ से क्या होगा? अमेरिका। जा से क्या होगा? जापान। ज से क्या होगा? जर्मनी। ई से क्या होगा? इटली। फ्रा से क्या होगा? फ्रांस। और ब्री से क्या होगा? ब्रिटेन। अब आपके एग्जाम में पूछ देगा कि कितने ऐसे देश हैं जो G7 के सदस्य नहीं हैं। मतलब G7 जैसे पूछ देता है ना कि इसमें से कौन सा G7 का सदस्य है या नहीं, तो G7 का सदस्य है 7 देश है। पहले रसिया था, तो जब रसिया था तो G8 था, बट रसिया हमला कर दिया था यूक्रेन पे, इसलिए रसिया को G7 मतलब G8 से हटा दिया गया और G8 के जगह पे हो गया G7। तो G7 याद करने का ट्रिक है क, अजाज, इफ्राबी। क से कनाडा, अ से अमेरिका, ज से जापान, ज से जर्मनी, ई से इटली, फ्रा से फ्रांस और ब्री से ब्रिटेन। तो यहाँ पे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शामिल थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शामिल थे, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल शामिल थी, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी शामिल थे, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। आपके एग्जाम में पूछेगा कि G7 का जो मीटिंग हुआ उसमें किसने किसने पार्टिसिपेट्स किया, तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने, फ्रांस के राष्ट्रपति ने, जर्मनी के चांसलर ने, इटली के प्रधानमंत्री ने और जापान के प्रधानमंत्री और यूएस के राष्ट्रपति, इतने लोग पार्टिसिपेट्स किए। क्यों G7 का मीटिंग ब्रिटेन में हुआ? तो हर साल 7 देश में कहीं भी मीटिंग होता है, जो 7 देश है उसमें, और इस बार के मीटिंग का मेन मोटो था कोविड-19 महामारी से जो नुकसान हुआ है, कोविड-19 महामारी से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की क्या करना? भरपाई करना। ये मेन टारगेट था आपका मीटिंग का।
कोविड-19 महामारी जो है इस मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा था। इसमें 50 करोड़ खुराकें अमेरिका और 10 करोड़ ब्रिटेन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जो कोरोना वायरस से था, तो कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फोकस रहा इस साल के किसका, तो इस साल का जो मीटिंग हुआ, इस साल का जो आपका ये हुआ, उसी का ये सबसे बड़ा मीटिंग था। उसके बाद इस मीटिंग में जो है 2050 तक कार्बन उत्सर्जन का पूछ दिया जाए कि कब तक कार्बन उत्सर्जन जीरो होगा। तो याद रखिएगा 2050 तक कहा गया कि कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया है। 2050 तक 7 जो देश है आपके कनाडा, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, अमेरिका, तो ये 7 देश ने कहा है कि हम 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को खत्म कर देंगे। 50 तक का टारगेट रखा गया है। इसमें कहा गया कि जो कॉरपोरेट समूह है उसमें 15% जो है उसकी दर से जो है G7 देश जो है वो इस पे खर्च करेंगे। मतलब जितना पैसा आएगा उसमें से आपको खर्च किया जाएगा। उसके बाद G7 की मेजबानी ब्रिटेन में हुआ था, इसलिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II ने किया। ये कैमा शिखर सम्मेलन था, तो 45वां शिखर सम्मेलन फ्रांस में हुआ था, जबकि 46वां अमेरिका में होना था, जो कोरोना की वजह से नहीं हुआ। तो 47वां सम्मेलन अब 2022 में जर्मनी में होगा। याद रखिएगा ये 47वां है। ये सम्मेलन जो हुआ आपका ब्रिटेन में कैमा है, 47वां है, और 2022 में 48वां जो है वो 2022 में 48वां जो है वो जर्मनी में होगा। ठीक है। उसके बाद है संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए सहयोग हेतु भारत व पाकिस्तान भी एससीओ के सदस्य में शामिल हुआ। पहला सवाल आपके एग्जाम में होगा कि एससीओ का फुल फॉर्म, तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन फुल फॉर्म है। और संघाई सहयोग संगठन का पहले से 6 देश था, चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। पहले से एससीओ का, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहले से 6 देश था, रूस, चाइना, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ये 6 देश के साथ साथ 2 और देश नया ऐड हुआ है, भारत और पाकिस्तान। किस लिए, तो आतंकवाद पे क्या लगाने के लिए, अंकुश। आतंकवाद पे अंकुश लगाने के लिए एससीओ का 2 और सदस्य बन गया, भारत और पाकिस्तान। अब टोटल सदस्य हो गए 8। ये आपका जो मीटिंग है एससीओ का मीटिंग, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पे, दुशांबे में 24 जून को हुआ। पूछ देगा कि एससीओ का मीटिंग कहाँ हुआ, तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। भारत के तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी गए थे। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित यूसुफ, अफगानिस्तान के सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला अवीब इस बैठक पे शामिल हुए। मतलब इंडिया की तरफ से अजीत डोभाल गए थे कि किस तरह से आतंकवाद का जो प्रॉब्लम है उसको क्या किया जाए, सॉल्व। इस मीटिंग का मेन मुद्दा था। एक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये भी इस मुद्दा में डिस्कशन हुआ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपके एग्जाम में पूछ देगा FATF का फुल फॉर्म बताइए, तो FATF का फुल फॉर्म बताइएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF क्या होता है, तो FATF क्या होता है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है जो करप्शन, आपका मतलब जो भ्रष्टाचार में, जो आतंकवाद में, जो ब्लैक मनी में इन्वॉल्व होते हैं उस पे ये नजर रखता है। तो ये भी आपका डिस्कशन हुआ कि किस तरह से जो है वो मतलब तुरंत जो है वो एक्शन लिया जाए, इस पे फोकस किया जाए। दुशांबे में ये हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है यहाँ पे, ये अफगानिस्तान के सुरक्षा सलाहकार है, पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार है। तो अब इससे सवाल क्या पूछेगा, तो सबसे पहला सवाल होगा एससीओ का फुल फॉर्म,
संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा सवाल होगा एससीओ में पहले कितने कंट्री थे? 6, अब कितने कंट्री? 8। कौन 2 नया देश ऐड हुआ है? भारत और पाकिस्तान। पूछा जाएगा कि एससीओ का मीटिंग कहाँ हुआ? ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। उसके बाद इस पे और एक ऑर्गेनाइजेशन का चर्चा हुआ, उसका नाम क्या है? FATA, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर ब्रिक्स देशों के 7 विशेषज्ञों का 2 दिवसीय सम्मेलन भारत की मेजबानी में संपन्न। आप लोग सबको पता है ब्रिक्स नाम ही है, ब्रिक्स नाम क्या है? ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 कंट्री ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का समूह है, जिसमें अभी ग्रीन हाइड्रोजन के पहल पे एक समझौता हुआ। कहाँ पे? तो इंडिया में भारत का NTPC द्वारा ये जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञ इसमें जो है वो शामिल थे। हाइड्रोजन के उपयोग और इससे संबंध में भविष्य की योजनाओं पर इस मीटिंग में वार्ता हुई। इंटीग्रेशन हाइड्रोजन इन ओवरऑल एनर्जी पॉलिसी। आपके एग्जाम में सवाल होगा कि ब्रिक्स कहाँ हुआ? तो ब्रिक्स हुआ इंडिया में। इस मीटिंग का मेन मोटो क्या था? तो हाइड्रोजन जो है उसका आपका बढ़ाना, जो इंटीग्रेटिंग है उसको बढ़ाना, ये सबसे बड़ा जो है ये आपका फोकस था। विश्व में तेजी से ऊर्जा प्रणाली को कार्बन रहित बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन की भूमिका को बढ़ाना, ये सबसे बड़ा मोटो था। पूछेगा कि अभी भारत कौन सा ऐसा मीटिंग था जिस मीटिंग में नहीं गया? तो याद रखिएगा म्यांमार के सैन्य सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव महासभा में पारित हुआ, जिसमें भारत सहित 36 देशों ने मतदान में अनुपस्थिति दर्ज की। 36 ऐसे देश थे जो म्यांमार का जो सैन्य सरकार के विरुद्ध जो हिंसा हुआ उसमें 36 देश पार्टिसिपेट्स नहीं किए। यहाँ पे सिर्फ 1 लाइनर सवाल होगा कि कितने देश, तो याद रखिएगा 36। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है भारत। भारत के साथ साथ 36 ऐसे देश हैं जो आपके अनुपस्थिति थे। और चाइना एक ऐसा देश बन गया है जहाँ पे अगर तीसरा बच्चा पैदा होता है तो वहाँ उनको जॉब की अनुमति नहीं होगी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन को अब जनसंख्या वृद्धि की धीमी गति करनी होगी। चीन में कहा गया कि अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो परिवार जो है तीसरे बच्चे के जन्म के बाद अगर शादीशुदा जोड़ी हैं तो उनको वहाँ पे जो है जॉब से जो है वो हटा दिया जाएगा। तो पूछ दिया जाए कि अभी कौन सा ऐसा देश है जहां तीसरा बच्चा पैदा होने पे जॉब की अनुमति नहीं होगी? तो चाइना। उसके बाद है कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति होंगे। पूछ दिया जाएगा कि ईरान के राष्ट्रपति कौन होंगे? तो इब्राहिम रईसी। ईरान के राष्ट्रपति कौन होंगे? इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति होंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को बनाया गया है। ये भारी बहुमत से विजय पाए हैं। तो ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम रईसी, याद रखना इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। इब्राहिम रईसी। उसके बाद है इजराइल में नेतानियाहू ने 12 वर्ष के शासन का अंत हो गया। अब इजराइल में जो है 12 साल से लगातार एक ही शासक थे जिनका नाम था आपका बेंजामिन नेतन्याहू। ये इजराइल के प्रधानमंत्री थे। इजराइल के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू। अब कौन बन गए हैं? तो नेफ्ताली बेनेट। याद रखेगा इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्ताली बेनेट। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट बने हैं। पूछ दिया जाए किसका स्थान लिए हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लिए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लिए हैं। और ये इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं इसाक हर्जोग।
इसाक हर्जोग, याद रखिएगा, इसाक हर्जोग। इसाक हर्जोग को इजराइल का राष्ट्रपति बनाया गया और नेफ्ताली बेनेट को इजराइल का प्रधानमंत्री बनाया गया। आपके एग्जाम में वन लाइनर सवाल होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट। पूछा जाए इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, तो इसाक हर्जोग इजराइल के राष्ट्रपति। ये सब वन लाइनर सवाल होगा, इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 180 देश का है। आप लोग को इंडेक्स हमने बताया है, इंडेक्स का भी एक क्लास हो चुका है। तो एक इंडेक्स है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, जिसमें 180 देश हैं। उस 180 देश में भारत का स्थान कैमा है, तो 168वां। मतलब पर्यावरण में कितना खर्च किया जा रहा है, पर्यावरण पे कितना काम किया जा रहा है, इसमें 180 देश हैं। जिस 180 देश में भारत का स्थान कैमा है, 168वां स्थान भारत का है। 168वां स्थान भारत का है आपका। इसमें टॉप पे है डेनमार्क। इस सूची में टॉप पे कौन है, डेनमार्क है। पूछ दिया जाए कि पर्यावरण सूचकांक में इंडिया का स्थान, तो इंडिया का स्थान 168वां है। पहला स्थान किसका है, तो डेनमार्क का है। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान डेनमार्क का है। उसके बाद है आपका अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है, अमेरिका और रसिया के बीच आपका अमेरिका और रसिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ हुई, जेनेवा में। पूछ दिया जाए कि द्विपक्षीय वार्ता क्या होती है, जो जब दो देश आपस में डायरेक्ट बात करते हैं, मतलब इंडिया और रसिया आपस में डायरेक्ट बात कर रहा है तो द्विपक्षीय। तो जब डायरेक्टली डीलिंग होती है तो उसी को द्विपक्षीय वार्ता कहा जाता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुआ। ये द्विपक्षीय वार्ता क्यों हुआ, तो जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बने हैं तो उनका रसिया के साथ ये पहला द्विपक्षीय वार्ता है। आपको फोटो दिखा देते हैं, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति, ये है रसिया के जो बाइडेन। ये दोनों अपने जो देश का बिजनेस है, व्यापार है, उसको बढ़ावा देने के लिए जेनेवा में ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग किए, अपना जो आपसी रिश्ता है उसको और ज्यादा क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए। अब उसके बाद चीन तो आप लोग को पता ही है कि चीन मलेरिया मुक्त बना। चीन के बाद अल सल्वाडोर, याद रखिएगा, चीन के बाद अल सल्वाडोर को भी WHO ने मलेरिया मुक्त किया है। और अल सल्वाडोर एक और कारण से न्यूज में है कि अल सल्वाडोर पहला ऐसा देश बना है जो आपका क्रिप्टो जो करेंसी है उसको लीगल जो करेंसी है उसको दर्जा दिया है, तो वो भी बना है अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर दो कारण से न्यूज में है। चीन के बाद, चीन मलेरिया मुक्त तो बना ही, अब अल सल्वाडोर भी मलेरिया मुक्त बन गया है। WHO का अनाउंसमेंट है। और क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी का दर्जा देने वाला पहला विश्व का देश जो है वो अल सल्वाडोर है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है 1 जनवरी को हर साल पहले जनवरी को भारत और पाकिस्तान अपने कैदियों का एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मतलब कैदियों का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है कि पाकिस्तान के कितने कैदी भारत में हैं और भारत के कितने कैदी पाकिस्तान में हैं। ये परंपरा चली आ रही है। तो हर साल 1 जनवरी को ऐसा किया जाता है। 1 जनवरी को ऐसा प्रतिवर्ष किया जाता है, बट प्रतिवर्ष साल में एक बार ऐसा नहीं होता, प्रतिवर्ष साल में 2 बार होता है। एक बार जुलाई में, मतलब शुरुआत होती है 1 जनवरी को और फिर जुलाई में। तो 1 जुलाई को किया जाता है प्रतिवर्ष 2 बार 1 जनवरी, जिसमें सूची के सौंपा जाता है कि 609 भारतीय पाकिस्तानी जो है वो अभी जेल में है, 558 मछुआरे हैं और 51 जो है वो नए करेंसी है। जैकब जुब्बा को 15 माह का कारावास, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र जो है वो खत्म हो गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यहां तक में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए जो है। कल हम लोग इसके आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक दिन क्या है कि अभी आप लोग ये मैगजीन पहली बार
क्योंकि आप लोग का जो कमेंट है, मतलब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि हमको पढ़ने से, क्योंकि आप लोग का जो क्या उसको इंटरेस्ट से पता चल रहा है कि आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। बट याद रखिएगा, ये एक ऐसा मैगजीन है जिसको आप एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में आपको बहुत ज्यादा जो है इसका बेनिफिट्स होने वाला है, बहुत ज्यादा। इसलिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आप लोग मार्केट जाइए या ऑनलाइन आप अगस्त का आज मैगजीन खरीद लीजिए, क्योंकि साथ में पढ़ते रहिएगा। जैसे आज हमने क्या क्या पढ़ाया, तो आज हमारा नेशनल इवेंट, आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवर हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिए, आज खरीद के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक बार अपने से पढ़ लीजिए और उसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। कोई भी ऑफिसर्स बनना चाहते हैं तो आप इस मैगजीन का उसमें बहुत बड़ा रोल होगा और धीरे धीरे आप पढ़िएगा, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो इस वीक में हम लोग जो है कल आपका थोड़ा सा उसको क्या बोला जाता है, ओलंपिक करवाएंगे थोड़ा देर, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू मैगजीन करेंगे। तो हम चाहेंगे कि इस वीक में कम से कम आपका 6 महीने का करंट अफेयर्स हो जाए। यहाँ पे सुधीर कुमार यादव, या मैम द ऑफिसर्स पर देखे थे, क्या देखे थे सुधीर, ये नहीं समझ पाए। अगर आप लोग का और कोई ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कुछ दिक्कत हो रहा है समझने में, ये मैगजीन जो बताए डिस्कशन किए, वो मैगजीन अगर समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है तो वो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि उनको कोई दिक्कत है समझने में। और क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो डिजिटल करेंसी होता है, डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, डिजिटल। और आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा टीम जो है वो आपको हेल्प करने में और ज़्यादा आप लोग का हेल्प करेगी।